बट उसके साथ साथ बिकॉज आज है पहला क्वालिफायर एंड दिस इज़ द टाइम जिसका इंतज़ार होता है सारी टीम्स, कौन सी टॉप 4 टीम्स होंगी, क्या परफॉर्मेंसेस कर आई हैं। एक तरफ मुल्तान सुल्तान्स है, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी है। मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, मुल्तान सुल्तान्स जो कि एक बहुत स्टेडी स्टार्ट के साथ मूव ऑन करती आई, बट पेशावर ज़ल्मी जो कि पिछले 3 मैचेस लगातार जीतती हुई आई है एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ बीटिंग मुल्तान सुल्तान ट्वाइस इन दिस लीग। Would this confidence carry on in this qualifier और सब वाइप ऑफ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आई थिंक ये बड़ा टफ मुकाबला होगा क्योंकि रिजवान और बाबर आजम दोनों की टीमों में मैं एक चीज़ बड़ी कॉमन देख रहा हूँ, वो है एक बड़ा यूनाइटेड होके खेल रहे हैं। मैं देख रहा पेशावर ज़ल्मी के लड़के भी ना बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी। साइम अयूब को देखें, यू नो ही इज़ हगिंग बाबर आजम, उसके साथ उस छोटे छोटे बच्चे महरान जाके हाई फाइव कर रहा है। तो आई थिंक सेम रिजवान की तरफ देखा जाए तो वो भी जाके लड़कों के साथ एंजॉय कर रहा है। तो दोनों की लीडरशिप बड़ी मिलती है। हाँ, इनकी दोनों के इन्वायरमेंट जो ड्रेसिंग रूम के ना बड़े तगड़े हैं इस वक्त, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बोलती है इसके ऊपर। आई थिंक आज के मुकाबले में मुझे ये लगता है कि जो बैटिंग पहले करेगा कराची में, मैं ख़ुद भी पिछली दफ़ा भी कल भी कहा कि कोयटा ग्लेडिएटर ने बड़ी मिस्टेक की थी कि उन्होंने टॉस जीत कर खुद उनको बैटिंग दे दी जबकि 3 स्पिनर खिलाए हुए और उस पिच के ऊपर सामा मीर जब एंड में बॉलिंग करे तो उनका लंबा स्पिन हो रहा था। सो कराची में स्पिन की होता है, फ्लैट पिच ज़रूर है मगर स्पिनर आपको वहाँ ज़रूर मदद करते हैं, रिवर्स स्विंग बड़ा हो जाता है वहाँ पे। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो पहले बैटिंग करने वाले को ज़्यादा एडवांटेज होगा क्योंकि एंड में जब आप देखें ना दोनों बाबर आजम और रिजवान, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर चेजिंग, सो चेजिंग में ये कई दफ़ा गेम को लंबा लेके जाते हैं जहाँ पे फंसने के चांसेस होते हैं। सो आई थिंक बेटर फॉर बोथ ऑफ द टीम हूएवर वन द टॉस, आई थिंक दे शुड बैट फर्स्ट एंड पुट देम अंडर प्रेशर बिकॉज उनकी सीम बॉलिंग तगड़ी है, इनके स्पिनर्स तगड़े हैं। तो आई थिंक इट्स विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट टू वॉच टुडे। एंड बैटिंग फर्स्ट जो है वो हाई प्रेशर मैच में ज़्यादा प्रेफर भी की जाती है, लेट्स सेट अ टोटल और टेंशन में दूसरी टीम को दबाव में लाएं। विजय साहब, किस तरीके से आप ये देखते हैं, जैसे अभी सवेरा ने पूछा कि क्या वाकई ये जो 2 मैचेस जीतकर यहाँ पर पहुँचे हैं वो एक दबाव मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर होगा या फिर जब प्ले ऑफ में आप आ गए हैं तो पिछली चीज़ें आप बिल्कुल भूल गए? पहले बैटिंग बिलखुसूस दोनों जो पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी हैं बाबर और रिजवान, अगर रिजवान आउट होते हैं तो मुल्तान अंडर प्रेशर है, बाबर एक मैच में रन आउट हो गए पहले ओवर में तो उसके बाद फिर पेशावर ज़ल्मी से संभला नहीं गया। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेशर होगा मुल्तान सुल्तान पे। इनफैक्ट दोनों पे प्रेशर होगा क्योंकि पहला मैच जो 9th मैच खेले दे स्कोर्ड 179, उस पर पेशावर ये जीत गया। फिर सेकंड मैच 11 दिन के बाद खेलते हैं जिसमें 204 बनाते हैं, वो भी 4 रन्स का डिफरेंस होता है, पहले भी 5 रन्स का। सो द गेम्स दोनों जो खत्म हुई हैं बड़ी क्लोज हुई हैं, ये नहीं कि किसी ने बिल्कुल ट्राउंच कर दिया दूसरे को। सो आई थिंक दिस विल बी अ टफ गेम, जैसे एज मुश्ताक सेज दिस विल बी अ टफ गेम एंड आई फील कि मुल्तान सुल्तान थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से आएगी क्योंकि इनको वो कहते हैं ना बैटरिंग नहीं की हुई है मैचेस के अंदर कि जिसके अंदर बिल्कुल ही आप टीम को बिल्कुल डिमोरलाइज कर दो। ये बड़ा क्लोज फिनिश हुआ है दोनों। सो आई थिंक द थर्ड वन विल बी परहैप्स इवन मोर एक्साइटिंग, या तो बिल्कुल ही एक्साइट चली जाएगी या आपका टफ मैच होगा बड़ा। यानी अता साहब हम ये समझे कि जब जख्मी शेर लौट के वापस आता है तो फिर वो स्ट्राइक बैक करता है काफ़ी स्ट्रांगली। सो मुल्तान सुल्तान इस वक्त क्योंकि 2 दफ़ा दे हैव बीन बिटन बाय पेशावर ज़ल्मी, तो नाउ वुड बी द टाइम कि वो एक होता है ना बदले की आग, वो चीज़ दिखेगी आज। नहीं, देखें कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने उनको 2 दफ़ा हराया ना तो अपर हैंड तो उन्हीं का होता है, बिल्कुल, क्योंकि मेंटली तौर पे उनको पता है कि इन्होंने हमें हराया हुआ है, तो दे हैव टू मेक मोर एफर्ट टू डिफीट देम। यस, तो आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले शुरू में मैच हारे हैं आई थिंक, और फिर उन्होंने अपने आप को उठाया है। तो जब वो नीचे से अपने आप को उठाते हैं ना तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक कि माय फेवरेट टीम इज ज़ल्मी, आई थिंक ही इज द फेवरेट। पेशावर ज़ल्मी आपकी फेवरेट टीम? अच्छा, बाबर आज़म फेवरेट टीम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसकी कि जैसे उन्होंने अपने आप को उठाया है और फिर इस टूर्नामेंट में वापस लेकर अपने आप को आए हैं, तो अब देखेंगे उन्होंने पहले इनको हरा दी, 2 मैच हराए हुए हैं, तो आई थिंक कि अपर हैंड तो ज़ल्मी का ही है। तो उनके पास आई थिंक बाबर आजम भी है, उधर रिजवान भी है, तो लेकिन यही 2 बैट्समैन हैं आपको PSL में नज़र आए हैं जिन्होंने रन्स किए हैं। और साइम अयूब है, उसने थोड़ा से रन्स किए हैं, या सऊद शकील है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे
ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इस PSL में ना पाकिस्तान को इतने अच्छा कोई यंगस्टर बैट्समैन मिला है और ना कोई अच्छा फास्ट बॉलर कोई मिला है। तो ये मैंने जो एनालिसिस किए हैं इस PSL में, हालांकि इंडिया में जब उनका होता है IPL तो उसमें उनको 5-6 प्लेयर ऐसे मिल जाते हैं कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक हमें भी उस तरह की सिलेक्शन करनी चाहिए कि जो सिलेक्शन का म्यार है उसको हमें काफ़ी ऊपर लेकर जाना चाहिए, ताकि वो थिंक टैंक जो ड्राफ्टिंग करते हैं ना, उनको चाहिए कि जितने भी नीचे से होके हमारे सिस्टम में प्लेयर बनाए नहीं जाते, हमारे सिस्टम में प्लेयर पैदा होते हैं, नेचुरली आते हैं। हाँ जी, क्योंकि रॉ टैलेंट है ना हमारे, तो हमारे जो टैलेंट है वो गली मोहल्लों में, इमरान भाई ने भी ये ऐसे ही हमें पिक किया, हम कोई बड़े प्लेयर नहीं थे लेकिन टैलेंट था, फिर उसको ग्रूम किया। तो वो वाली चीज़ हमारे यहाँ होती है कि एक दिन मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को कि एक दिन कहते ये जी तेंदुलकर मिल गया हमें, ठीक 4 मैचों बाद वो कहते बस हो गया। तो इस तरह से प्लेयर भी ज़ाया हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है और आपकी रेपुटेशन भी उस तरह हो जाती है कि ये तो एक दिन इस प्लेयर को तेंदुलकर कह रहा है तो अगले दिन ये कह रहा है ये सिफर है। तो वो चीज़ भी प्लेयर को डैमेज कर रही है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो उन्हें यंगस्टर को ज़्यादा लेना चाहिए। जो इमर्जिंग प्लेयर है एक की बजाय 3-4 होने चाहिए जी, ताकि वो पाकिस्तान का जो प्लेयर है मुस्तकबिल है वो अच्छा हो, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, प्लेयर नहीं है जहाँ से हम अक्सर मैच हारते हैं। तो आई थिंक यही मैंने कहना था। मुर्शिद भाई, वाकई ये एक पॉइंट ऐसा है कि क्या हमारी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसकी कोऑर्डिनेशन PSL के साथ होनी चाहिए, या PSL इज़ जस्ट बिजनेस और हम उसके बारे में उस तरह सोच नहीं सकते? मिडिल ऑर्डर की बहुत अच्छी बात किया था साहब ने कि हमारे यूजुअली जो मिडिल ऑर्डर पे प्लेयर्स खेल रहे हैं दोज आर फॉरनर्स, या तो उस्मान है बिकॉज उस्मान भी फॉरनर एज फॉरनर खेल रहा है, वरना जनरली फॉरनर्स खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर पे जो खेल रहे हैं लड़के। दो के हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां मिडिल ऑर्डर के बैटर को तैयार कर सकते हैं, बट हम उस तरह सोच नहीं रहे, फ्रेंचाइज उस तरह नहीं सोच रहे बिकॉज दे वांट टू विन एट द एंड ऑफ द डे। ये कोऑर्डिनेशन अलाइनमेंट हो सकती है या फ्रेंचाइज वही करेंगे जो उनकी मर्जी होगी? देखिए, फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, दे स्पेंड देयर ओन मनी, उनकी अपने माइंडसेट है, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मिडिल ऑर्डर में या इंडिया की बात करें, IPL की बात करें, डू यू नो दिस के जी उनके जितने भी बच्चे खेलते हैं आके वो हमें नज़र नहीं आते, हम सिर्फ IPL में उनको देखते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन्स करके आए होते हैं वो, इसलिए फिर उनको जो लोकल कोचेज़ होते हैं ना, आपने देखा होगा ड्राफ्टिंग में अब पूरे IPL में ऑलमोस्ट एवरी कोच आर सिटिंग इन द डग, वो सारे लोकल कोचेस, और लोकल कोचेस की नज़र होती है एक प्लेयरों के ऊपर। अच्छा, उन प्लेयरों को उठा के वो IPL में लेके आते हैं, उधर तो हम IPL में तो उनको देख लेते हैं छक्के मारते हुए, बॉलिंग करते हुए, मगर जो उनके ऊपर प्रोसेस 2-3 साल का लगा होता है वो नहीं देखते। हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है, हम PSL से लड़कों को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। PSL is the platform where you actually express your talent. बाकी जो पीछे जितने भी highlight that talent, और ड्रेसिंग रूम शेयर करवाना होता है बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, वो एक्सपीरियंस देना होता है। बाकी क्रिकेट के स्किल देखे ना, आमिर खान जो है लड़का, एक फास्ट बॉलर है पेशावर ज़ल्मी का, अभी सिंध लीग में मेरे साथ था, मुझे देखते ही एक्शन से पता चल गया था कि ये बच्चे में कोई जान है। 140 की स्पीड से बॉल करता है, ग्रेट स्लो बाउंसर है उसका, अच्छा स्लो बॉल करता है। पिछले मैच में उसने अपना टेम्परामेंट भी दिखाया। अब ये बच्चा, तब फास्ट बॉलर का एक सिर्फ एडवांटेज ये होता है, फास्ट बॉलर को आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। स्पिनर्स और बैट्समैन को दे हैव टू गो द प्रोसेस, और प्रोसेस वो क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके सीख क्या है, स्कोर करने का वल, विकेट लेने का तरीका, ये वही सीख सकता है जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है। हम बार बार जितनी मर्जी घुमा के जिधर मर्जी ले लें, सऊद शकील आज आपका बेहतरीन बैट्समैन है, ही परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट अगेन एंड अगेन। पिछली दफा लाहौर के अंदर का एक बैट्समैन था जिसको इन्होंने खिलाया नहीं इस दफा, वो कामरान गुलाम, उसने 2 सीजन लगातार स्कोर किया था, पेशावर ज़ल्मी को जहां फंसी होते थे मिडिल ऑर्डर में वो निकाल लेता था, आके 35, 40, 50 करता था, मगर टीम को लेके निकल जाता था। यहाँ पे हमारा ये नाफे है, ये जितना बच्चे आए हैं,
इनको जब तक आप 2 साल के प्रोसेस में नहीं डालेंगे, इनको रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमें फिर एक इनिंग्स नजर आएगी अच्छी और चारों में फेल नजर आएंगे, क्योंकि उस प्रोसेस को सीखे ही नहीं उन्होंने। टैलेंट आपको कहते हैं ना, टैलेंट आपको यहां तक पहुंचा सकता है, इसके आगे जो आपने रन्स करने, विकेट लेनी थी, ये सीखना पड़ता है। टैलेंट कैन नॉट एक्चुअली हेल्प यू टू हाउ टू स्कोर रन्स एंड हाउ टू गेट विकेट्स। टैलेंट कैन ओनली टेक यू टू द डेस्टिनी। वो कहते हैं ना, पहाड़ों पे ऊंचाई पे खड़ा होना कमाल नहीं है, ऊंचाई टिका रहना कमाल होता है। वो कमाल वही कर सकता है जिसको सीखा हो जिसने। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट जो हम बार बार रेज करते हैं कि फास्ट ट्रैक नहीं होने चाहिए। देखें, जो लड़का भी फास्ट ट्रैक हुआ है पाकिस्तान से, वो कंसिस्टेंटली नहीं खेला पाकिस्तान से। आप उठा के देख लें, शदाब की एग्जांपल देख लें, किसी की भी एग्जांपल, दे कम, दे परफॉर्म लिटिल बिट एंड देन गॉन। जब आप फिगर आउट इंटरनेशनली क्रिकेट में होता है तो फिगर आउट खत्म हो जाता है, अब लोग आपको पकड़ लेते हैं। सो होल पॉइंट इज, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बंदा परफॉर्मेंस करके आता है, फास्ट बॉलर के अलावा, फास्ट बॉलर को एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनको, आपको सिर्फ उनकी फिटनेस का ख्याल रखना होता है। बाकी ओवरऑल जो जितने भी आप स्पिनर उठा के देख लें, बैट्समैन उठा के देख लें, दे ऑल नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग रन्स एंड गेटिंग विकेट्स।